घनश्याम को बेवकूफ बनाने का ठेका इन्होंने ले रखा है और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जहां जहां इन्हें अवसर मिलेगा वहां वहां ये बेवकूफ बनाने जाएंगे। ये सब मुद्दे नहीं है। इस बार कहां चुनाव लड़े वो तिवारी जी? है। इन दोनों सीटों पर कहां चुनाव लड़े? नहीं, 51% मुसलमान है अंजना जी। 100 सीटों पे लड़ने 51% मुसलमान है, क्यों हार गए थे? बिना 100 दिन उत्तर प्रदेश में लगभग रहे 10 हुए से 11 ऐसी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम है, उनमें से सीटें हैं और फिर भी आप हार गए घनश्याम जी। और आप कह रहे हैं सांप्रदायिकता, मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, ये सब तो फिर 80-20 की हेट स्पीच की बुनियाद पर चुनाव लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी तरफ से चुनाव के परिणाम का आकलन करने वाले लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ इतने मुसलमान हैं, यहाँ इतने हिंदू हैं। इस देश में चुनाव इस हिसाब से नहीं लड़ा जाता है कि यहाँ इतने मुसलमान हैं, इतने हिंदू हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को सिखाया है। आजमगढ़ क्यों चुन के जाते हैं लड़ने के लिए अखिलेश यादव? स्ट्रेटेजी है आजमगढ़ अखिलेश यादव चुन के क्यों जाते हैं लड़ने के लिए? ये राज आज बता दीजिए आप फिर। नरेंद्र मोदी क्यों बनारस आए चुन के लड़ने के लिए? कौन सा नेता कहां पर चुन के लड़ने के लिए आता है? वो गुजरात में क्यों नहीं चुनाव लड़े? तो ये कोई राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं। चर्चा का विषय ये है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, किन मुद्दों पे जनता आपके साथ आती है। उन्होंने तो साफ कहा था माँ गंगा ने बुलाया है। आप बताइए ना आजमगढ़ में क्या बुलाया था, किसने बुलाया था? घनश्याम जी, पीएम ने तो कहा था ना कि माँ गंगा ने बुलाया है। आप बताइए आजमगढ़ में क्यों गए? सफाई की होती बनारस में जब नौजवानों को पीटा जा रहा था। सफाई का जवाब नहीं देते हैं सर। मैं तो पूछ रही हूँ आजमगढ़ को चुनने की पीछे वजह, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लोग वोटर का कौन सी जात धर्म का है ये परसेंटेज देखकर नहीं चुनते हैं। तो आजमगढ़ समझा दीजिए कि अखिलेश जी वहां से क्यों लड़े? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर न्यूज चैनल बार बार ये चर्चा करेंगे कि यहाँ पे इतने मुसलमान हैं, उन्होंने किसको वोट दिया, तो आप भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक धुन में बैकग्राउंड म्यूजिक बजा रहे हैं। ये गलत है। चैनल का आकलन का तरीका नहीं है कि घनश्याम तिवारी, इतने हिंदू हैं। इलेक्शंस के एनालिसिस इस देश में होते हैं, सीट वाइज होता है और सभी बताते हैं कौन से कितने मतदाता हैं, किस तरफ झुकाव है। जब आप लोग एक सेकेंड सर, जिन्ना से लेकर सबको आते हैं चुनाव में, तो आप लोग तो सीख और लेक्चर नहीं दे तो बेटर होगा। इलेक्शंस का एनालिसिस कास्ट रिलीजन के आधार पर किया जाता है। अब आपको सब गलत लगने लगेगा तो ये ठीक नहीं है। सब गलत लगने लगेगा तो ठीक नहीं है। आजम खान को क्यों रामपुर में बार बार टिकट दिया जाता है ये भी सबको पता है। जेल में बंद थे फिर भी टिकट दिया गया, सबको पता है। बहस को आगे लिए चलते हैं। मिस्टर दुबे, रुक जाइए त्रिपाठी जी। मिस्टर दुबे, आपको सर कैंडिडेट भी नहीं मिला इस बार, पता चला रामपुर और आजमगढ़ में चुनाव के लिए कांग्रेस को? हमने तय किया था कि हम लोग संगठनात्मक स्तर पर अपने आप को दृढ़ता से खड़े करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के परिणामों ने हमको इस बात के लिए आगाह किया था। मगर ये जो मैथमेटिक्स परिणामों का लड़ने में डर रही है क्या उत्तर प्रदेश में सर? अबे सर प्रश्न डरने का नहीं है। हम चाहते हैं कि हम अच्छी तैयारी के साथ जनता के बीच जाएं, लेकिन ये जो मैथमेटिक्स दिखाई देता है इसके पीछे का केमिस्ट्री समझनी बहुत आवश्यक है। बताइए। जो 312 सीटों से 255 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आ गई, उन्होंने मूल्यांकन कर लिया था कि इस बार वो हार की कगार पर खड़े हैं और 122 सीटें बहनजी के साथ समझौते के साथ इस प्रकार लड़ी कि 91 माइनॉरिटी के उम्मीदवार लड़ाए। हाँ, हम कॉन्टेस्ट नहीं थे, क्योंकि प्रियंका जी ने जो लड़ाई खड़ी करी थी उसका लाभ अखिलेश जी को मिला। 15 यादव उम्मीदवार खड़े किए, बाकायदा एक पूरा एनालिसिस किया है। अब ओवैसी साहब को आप देख लीजिए कि जहां तेलंगाना से आते हैं वहां तो ओल्ड आंध्रा की अंदर की सीटों के अलावा वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, मगर जहां जहां भारतीय जनता पार्टी उनको निर्देशित करती है, वो बिहार हो, वो महाराष्ट्र हो, वो उत्तर प्रदेश हो, वहां चुनाव लड़ते हैं। हम 2 साल 3 साल से डिबेट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हुए, पूछिए पीएफआई को प्रतिबंधित करने के लिए 2020 से इन्होंने प्रस्ताव दे रखा है। क्या करती है केंद्र की सरकार? नहीं करती। क्यों जानती हैं आप? क्योंकि कर्नाटका का इलेक्शन तक नहीं करेंगे। कोस्टल कर्नाटका में पोलराइजेशन से वो पीएफआई मुस्लिम लोगों के वोट संग्रहित करने लगी है ताकि दूसरे दलों को उसका लाभ नहीं मिल सके। तो राजस्थान से लेकर कर्नाटक तक तो ये जो केमिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की है ये अप टू सम एक्सटेंट काम करती। नहीं तो इतना बड़ा किसान आंदोलन कुचल कर रोंद कर किसानों को मार डाला गया। क्या उसके बावजूद क्या मोदी जी जब कहते हैं कि हेल्थ इंडिकेटर्स में, हेल्थ इंडेक्स में सबसे पिछड़ा हुआ उत्तर प्रदेश है,
28 जिले ऐसे थे उत्तर प्रदेश के जो भीषणतम गरीबी रेखा के नीचे आ गए। ये नीति आयोग ने रिपोर्ट दी, उसके बावजूद परिणाम इनके पक्ष में कैसे आ जाते हैं। हेल्थ के, इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर्स उठाकर देख लीजिए, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन परिणाम पक्ष में आने के पीछे जो केमिस्ट्री है वो देश को समझनी पड़ेगी, और ये बहुत दिन तक इन केमिस्ट्री के आधार पर सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी तो अग्निवीर वाली केमिस्ट्री थी, छात्रों का प्रोटेस्ट था, सब के बावजूद कांग्रेस मैदान में नहीं उतर रही है। नहीं, देखिए वो अंजना जी, वो देश की भूभागी अखंडता और सुरक्षा का प्रश्न है, हम उस उद्देश्य से उसको देखते हैं। भारत के साथ बहुत बड़ा आघात। ठीक है, त्रिपाठी जी जवाब देंगे। ठीक है सर, त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। तमाम ऐसे मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, और 2 सीटें जीत जाने से उन सब पर पूर्ण विराम नहीं लगता है मिस्टर त्रिपाठी, क्योंकि चाहे वो बुलडोजर्स का मामला हो जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कि क्या आप लोग एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन ले लेते हैं किसी पर, किसी का कोई कहीं पर आरोपी बना उसका घर गिरा दो। दूसरी तरफ जो सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं घनश्याम जी और अभय जी, उस पर जवाब दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई चुनाव परिणाम सारे मुद्दों को खत्म कर देता है, लेकिन ये मुद्दे उठाने वालों को भी चिंता करनी होगी कि आखिरकार उनके मुद्दों में दम क्यों नहीं है। अभी अभय दुबे जी ने कहा कि सुरक्षा स्वास्थ्य के मसले पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ है। सच्चाई यह है कि उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज थे, उत्तर प्रदेश में 14 जिलों में केवल योगी आदित्यनाथ सरकार आने से पहले 59 मेडिकल कॉलेज जब हम उत्तर प्रदेश में बना करके लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होती है। जापानी इंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चे काल कवलित हो जाते थे पूर्वांचल में, लेकिन इस पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस को हम उन्मूलित करने का काम करते हैं, तब उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ती है। ये जाति के समीकरण, ये मजहब के समीकरण, ये आप जोड़ते होंगे। और एक घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं ना कि 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, हम 24/7 पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि समाज सेवा के घंटे तय नहीं किए हंसते। ये पार्ट टाइम काम नहीं हो सकता है, ये प्रोफेशन नहीं है, ये कैरियर बनाने का मसला नहीं है। जैसा अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि मेरे पिताजी मेरा कैरियर खराब कर रहे हैं, अब बताओ मैं इसके अलावा और क्या करूंगा। राजनीति प्रोफेशन नहीं होता है घनश्याम जी, राजनीति कैरियर बनाने के लिए नहीं होता है, राजनीति पैशन का मसला होता है। यहां जुनून के साथ अहरनिश काम करना पड़ता है। और ये सीखिए जाकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि उन्होंने कभी घंटे, कभी दिन, कभी रात देखा नहीं है। जनता की सेवा के लिए अपने आप को लगातार झोंक देते हैं। जाकर सीखिए योगी आदित्यनाथ जी से कि कब सुबह कब शाम जनता की सेवा के लिए कोई घंटे नहीं होते हैं, लेकिन घर में बैठ करके ट्विटर पर खेलने के लिए जरूर टाइमलाइन आप देखते हैं कि कितने बज के कितने मिनट पर कौन सा ट्वीट किया जाए तो उससे लाभ मिलेगा। लेकिन ये ट्विटर पॉलिटिक्स से जनता के वोट नहीं मिलते हैं। ये बात आपको आजमगढ़ और रामपुर का उपचुनाव का परिणाम जरूर सिखा रहा है।